जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का दोबारा से मेरे साथ। और मैं नितिन, जो आपको मैं अभी इससे पहले एक वीडियो ली है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आप जाकर उसे जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही ये वीडियो देखने में आपको मजा और समझ दोनों ही आएगा। वरना आपके लिए थोड़ी सी क्वेश्चन बहुत टफ हो सकते हैं। नहीं, टफ तो खैर नहीं कह सकता मैं, क्योंकि करा दूंगा मैं आपको, बट अगर आप वो वीडियो देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। और उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप देख लेना एक बार जाकर उस वीडियो को, है ना। जैसे मैंने इस चैप्टर का बेसिक बताया है, और ये उसी वीडियो का क्या है, पार्ट 2। यानी कि हम जो विधायिका वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, हम उसके पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो उसके बाकी के क्या बच चुके हैं, क्वेश्चंस, यानी कि जो उसके बाकी के एमसीक्यू थे, हम उन्हें क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। चलिएगा, तो फिर हम शुरू करते हैं अपने बाकी के क्वेश्चंस। ठीक, देखते हैं उनको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, और वो क्या कह रहा है, सुनना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि जो लोकसभा है, क्या बोल रहा है, लोकसभा के सदस्यों की गणपूर्ति। देखो, गणपूर्ति को इंग्लिश में बोलते हैं कॉरम। क्या बोलते हैं, कॉरम बोलते हैं। वेट 2 मिनट। हेलो, हाँ, सॉरी। तो मैं कहा जो गणपूर्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉरम बोलते हैं। अब देखिए, कॉरम का मतलब क्या होता है। बेसिकली आप मान लीजिए किसी स्कूल में पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए मैं स्कूल में पढ़ता हूं। अब जिस मैं स्कूल के अंदर पढ़ता हूं, है ना, मेरी स्कूल में क्लास है, क्लास 12। कौन सी है मेरी क्लास, क्लास 12। अब मेरी क्लास 12 के अंदर मान लीजिए कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं भैया, 50। अब जो 50 बच्चे मेरी क्लास 12 में हैं, अगर मान लीजिए उसमें से सिर्फ 2 ही बच्चे आए हैं, बाकी बच्चे नहीं आए, क्योंकि आज क्या था, यूनिट टेस्ट, तो बाकी बच्चों ने क्या मार ली, छुट्टी। तो क्या ऐसे में सर टेस्ट लेंगे, क्या वो क्लास पढ़ाएंगे? तो कहेंगे भैया तुम जाओ अपने घर, ठस्सा खाओ यहाँ से, है ना। मतलब ठस्सा इन द सेंस कि भाई मेरा मन नहीं है, 2 बच्चों को क्या पढ़ाऊं, 2 बच्चों क्या टेस्ट लूं, ये समझे। तो सर जी आपको मर्ज कर देंगे किसी दूसरी क्लास में, या फिर सर जी आपको नहीं पढ़ाएंगे और बोल देंगे हेड डाउन करके सो जाओ या अपने घर भाग जाओ। तो इसका मतलब सर जी कब पढ़ाएंगे, कि एक मिनिमम इतने बच्चे आने चाहिए कि सर जी क्लास पढ़ाएं। तो वही चीज मैंने बोला कि हमारी जो संसद है, क्या है, जो हमारी संसद, बात समझ गए, उसके अंदर जो लोकसभा है, क्या है, जो लोकसभा, और जो क्या है, राज्यसभा। आपको पता है लोकसभा के अंदर कितने मेंबर है, 543। राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर हैं, आपको पता है 245। तो जो 245 हैं और जो 543 हैं, क्या ये सारे के सारे एमपी संसद की हर कार्रवाई में आते होंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, हो सकता है कोई छुट्टी पे हो, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो, है ना, कोई शादी में गया हो, कोई नानी घर गया हो, तो हो सकता है ये सारे एमपी एक साथ ना आए। तो कितने एमपी लोकसभा की बैठक में आए कि लोकसभा की कार्रवाई को शुरू किया जा सके? तो कम से कम 1/10। कितना, 1/10। यानी कि सिंपल सी भाषा में कहूं तो जितनी भी उस सदन की संख्या है उसका 10% लोग आने चाहिए, तभी जाकर उसकी कार्यवाही को शुरू किया जाएगा। लगभग मतलब 52-53 लोग आने चाहिए लोकसभा के अंदर, और 245 यानी कि लगभग 46 के 245 अगर मान तो लगभग 26 के आसपास आने चाहिए इसमें आपके राज्यसभा में, तब जाकर कोरम पूरा होगा। कोरम मतलब होता है गणपूर्ति, कि हम उस कार्रवाई को शुरू कर सके। तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष लोकसभा की कार्रवाई को कब शुरू करेगा, जब उसके अंदर 1/10 मेंबर्स आएंगे, यानी कि 10% मेंबर्स आए हो, वरना अगर नहीं आए तो हो सकता है उस दिन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए। तो ऑप्शन कितना होगा, 1/10। क्लियर है, बहुत आराम से आपने किया होगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग। कह रहा है एक सदन में विधेयक को कितने वचनों से गुजरना पड़ता है, कितने वचनों से, कितने। देखो बेसिकली मैं आपको समझाता हूं वचन क्या होता है। देखिए स्टेजेस पूछ रहा है। देखो मैं आपको बताया कि विधेयक क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, क्या होता है विधेयक। देखिए विधेयक जो होता है उससे पहले होता है वो एक्ट, यानी कि बिल होता है। क्या होता है, बिल, बात समझे। बिल मतलब होता है किसी कानून के प्रारूप हो गया, बिल से पहले भी वो प्रारूप हो गया। मान लीजिए मैं कोई कानून बनाना चाहता हूं, क्या बनाना चाहता हूं, कानून। तो मुझे वो कानून बनाने के लिए संसद में एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर वो कानून बनेगा। और उसके लिए मैं बिल बनाऊंगा, और बिल बनाकर उसे संसद में पेश करूंगा। संसद के अंदर अगर वो पैसों वाला विधेयक नहीं है तो मैं उसे लोकसभा में पेश कर सकता हूं, या तो मैं उसे राज्यसभा के अंदर पेश कर सकता हूं, दोनों में किसी भी में पेश कर सकता हूं। लेकिन अगर वो धन विधेयक है, यानी कि वो पैसों वाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओनली पहले कहां पेश होगा, लोकसभा के अंदर। ये बात क्लियर हुई आप सभी को, ठीक। और जब वो लोकसभा के अंदर पेश हुआ तो देखो उसने क्या बोला, विधेयक को कितने सदनों में, किसी एक सदन में, किसी भी मान लो, तो जब वो किसी भी सदन के अंदर पेश होगा, क्या होगा, पेश होगा, तो उसे कितने स्टेज यानी कि राउंड से गुजरना पड़ेगा। तो बेसिकली एक बात समझो, सबसे पहले तो वो क्या होगा, पेश होगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस। तो पहला राउंड ये हो गया।
ठीक। फिर उस पर चर्चा होकर एक समिति बनेगी, क्या बनेगी, उस पे समिति बनेगी, और समिति बनकर फिर अपनी क्या देगी, रिपोर्ट देगी, क्या देगी, रिपोर्ट। फिर रिपोर्ट के आधार पर उसको वापस लाकर उसकी चर्चा की, उसमें पक्ष विपक्ष किया जाएगा, फाइनलाइजेशन किया जाएगा, और देन उसको पास या फिर फेल किया जाएगा। किसके आधार पे, वोटिंग के आधार पे। तो कौन सा राउंड हो गया, पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड। तो कितने स्टेज, कितने वचन हो गए, तो आप बोलोगे भैया 3 वचन। पहले क्या होगा, वो पेश, फिर उस पर क्या बनेगी, चर्चा, समिति बनेगी, समिति रिपोर्ट देगी, फिर उसमें पास फेल होगा, फिर उसे पास फेल के बाद आगे सदन भेज दिया जाएगा, सेम प्रोसेस, देन फिर राष्ट्रपति के साइन के पास चले जाएगा। तो कितने वचनों से गुजरना पड़ेगा, 3 वचनों से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अब आप नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। देखिए मैंने आपको समझाया भी था ये बात, एंग्लो इंडियन मैं आपको पहली वीडियो में समझा चुका हूं, मैंने बताया था। देखो हमारी जो लोकसभा है, उस लोकसभा के अंदर ऐसे लोग जिनके पिता जो थे, ध्यान रखना अगर आपको एंग्लो इंडियन डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिनके पिता जो थे वो यूरोपीय थे, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, यूरोप के गुलाम थे हम, है ना, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया। तो जब उनके गुलाम थे तो हमारे देश में उन लोगों ने हमारी महिलाओं के साथ, बात समझ गए, शादी कर ली, और जो उनकी संतान पैदा हुई, बात समझ गए, उन संतान को वो लोग उनकी मतलब उनकी उस अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर चले गए। ऐसे लोगों को, ऐसे संतानों को हमने क्या बोला, एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन क्या है, जिसकी मम्मी जो है वो भारतीय हो और पिता जो है वो यूरोपीय हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर। और उनकी जो औलाद यानी कि उनकी जो संतान होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंग्लो इंडियन। तो इन एंग्लो इंडियन लोगों को हमारी लोकसभा के अंदर कौन नॉमिनी करता था, राष्ट्रपति, बिना चुनाव के। क्लियर है। अच्छा चुनाव से अगर जीत के आगे तो नॉमिनेशन किया जाएगा, नहीं भाई, मिनिमम कम से कम 2 हमारी लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन होने चाहिए। अगर वो चुनाव से जीत के आगे 2 तो नहीं करेंगे, अगर वो नहीं जीत के आए तो कम से कम 2 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे, किसमें, राज्यसभा के अंदर। कितने सदस्यों को, 2। तो इसका आंसर क्या था, 2। बट 2020 में मोदी ने संशोधन कर दिया, यानी कि मोदी सरकार, किसने, मोदी सरकार ने संशोधन किया, और संशोधन कर कर जो ये एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट था, इसे मोदी जी ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बोला अब कोई एंग्लो इंडियन रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर कोई संतान ऐसी होगी जिसके पिता यूरोपीय हैं, बट वो अब तो शादी कर कर अच्छी खासी उम्र उसकी, भाई आजादी के टाइम पैदा हुआ होगा तो 78 के आसपास का हो चुका होगा, वो नहीं समझे, क्लियर। तो अब उन्होंने कहा कि एंग्लो इंडियन वाले लोग अब इंडियन हो चुके होंगे, तो हमें अब इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है, और ये प्रावधान क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। किसने, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि इसका आंसर 2 था। कह रहे लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है। देखो लोकसभा को भंग, पहले एक बात समझो, लोकसभा बनती कैसे। देखो मैंने कहा था लोकसभा जो है उसमें 543 मेंबर हैं, और इनका चुनाव कौन करती है, जनता करती है। कौन करती है इनका चुनाव, जनता करती है। अब जनता इनको चुनकर भेजती है 543 लोगों को, और ये 543 लोग में से जिसके पास 272 एमपी यानी कि सीटें होती हैं, वो व्यक्ति अपनी क्या बनाता है, सरकार बनाता है, और उसी सरकार का एक व्यक्ति क्या बनता है, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री अपने क्या बनाता है, मंत्री बनाता है। बताओ ये बात क्लियर हुई है ना। अब या तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, या मंत्रियों के खिलाफ क्या प्रस्ताव पास हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि सरकार अपना बहुमत खो दे। क्या खो दे, सरकार अपना बहुमत खो दे, ठीक है, या सरकार खुद से इस्तीफा दे दे। तो ये सारी कंडीशन में जब भी इस्तीफा वगैरह जो भी देना होगा तो ये राष्ट्रपति बोल दे, राष्ट्रपति को बोला जाएगा, और राष्ट्रपति आकर लोकसभा को भंग कर देंगे। क्या कर देंगे, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देंगे। क्लियर है। तो लोकसभा को भंग कौन करता है, राष्ट्रपति। क्लियर है। संसद में सम्मिलित, देखो सबसे पहला मैंने जो आपको बेसिक में समझाया था ना, वहीं से क्वेश्चन बना है कि संसद में कौन, दोस्त अभी मैंने आपको समझाया। अगर क्वेश्चन पूछेगा राज्य सरकार जो है उसको कौन चलाता है, आप बोलोगे विधानमंडल, और संसद को कौन चलाता है, तो आप बोलोगे 3 लोग। संसद 3 लोगों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विधानमंडल कितने लोगों से मिलकर बनी है, 3 लोगों से, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। तो बताओ कितने राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद है, तो आप बोलोगे कि भैया सिर्फ 6 राज्यों के अंदर क्या है, विधान परिषद। देखो लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, गलत। लोकसभा, राज्यसभा, मंत्री परिषद, गलत। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। तो ये तीनों लोग क्या हैं, संसद है। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है, संसद बनती है। क्लियर है। अच्छा हमारी, आपको एक बता दूं, हमारी पुरानी संसद कैसी बनी हुई थी, गोल, और जो नई संसद आपने देखा होगा भारत के आकार की बनी है। कैसी बनी है, भारत के। आप लोग नेट पे जाके एक बार सर्च करके देखना, कुछ इस टाइप से बनी हुई नई संसद। समझ गए, नहीं समझ गए, क्लियर है।
और वो 2026 में उसमें नई संख्या जब सदस्यों की बढ़ेगी तो उसमें नई संख्या बढ़ाई जाएगी, नई संख्या के आधार पर बनी है वो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संसद की व्यवस्था का प्रावधान है, किसकी व्यवस्था का, संसद की। देखो अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में, तो ये बात ध्यान रखना, अनुच्छेद 53 तो भैया राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 79 में या अनुच्छेद 74 में, देखो अनुच्छेद 74 में किसका जिक्र है, मंत्री परिषद का। किसका जिक्र है, मंत्री, कि देश में एक मंत्री परिषद होगी, किसकी सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए। और आपको पता है मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। क्लियर है, क्लियर। आर्टिकल 91 नहीं है इसका आंसर, आर्टिकल 53 नहीं है। आर्टिकल 53 में किसके बारे में लिखा है, राष्ट्रपति के बारे में, कि वो कार्यपालिका का क्या होगा, प्रमुख होगा। वो किसका प्रमुख होगा, कार्यपालिका का। कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 में किसके बारे में लिखा है, आप बोलना भैया आर्टिकल 79 में संसद के बारे में लिखा है। तो बताओ यहीं पर एक छाप दो क्वेश्चन, क्या छापो फटाफट, कि आर्टिकल 80 में क्या लिखा है, और यही छापो एक क्वेश्चन आर्टिकल 81 में क्या लिखा है। तो आप बोलना कि भैया आर्टिकल 80 में लिखा है राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में लिखा है, राज्यसभा के बारे में। आर्टिकल 81 में किसके बारे में लिखा है, तो यही छाप के बताना कि भैया लोकसभा के बारे में लिखा है। बताओ आया मजा। ऐसे ही मजा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब कर ले, क्या कर ले, सब्सक्राइब। ठीक, तो आर्टिकल भी क्लियर हो गए होंगे आपको। हंसी मजाक चलता रहेगा, जिंदगी इसी का नाम है, नहीं समझे, हंसते खेलते पढ़ जाओ, और क्या चाहिए, है ना। सब पढ़े सब बड़े, सर्व शिक्षा अभियान। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 देखना भाई, राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है, मतलब राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, कौन चलाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में एक राष्ट्रपति, क्या है हमारे देश में एक राष्ट्रपति, बिल्कुल ठीक है बात है, नो डाउट। कौन है अभी राष्ट्रपति हमारे देश के अंदर, बताओ। उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। कहां से है ये, बताना भाई, कमेंट में छाप के बताना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, किस स्टेट से। देखो बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, बहुत रिस्पेक्टेड पद है ये, नहीं समझे, क्लियर है। और राष्ट्रपति जो है उसकी तनख्वाह कितनी है, 5 लाख रुपए, है ना। कभी भी इनकी तनख्वाह में आप कटौती नहीं कर सकते, इनके भत्तों में कटौती नहीं कर सकते, है ना। इनकी आप पेंशन नहीं रोक सकते। राष्ट्रपति बनने के बाद जब आप अपने पद को छोड़ोगे ना, बात समझ गए, तो जिस राज्य में आप कहोगे ना, उस राज्य में भारत सरकार आपको बंगला बना के देगी। ये राष्ट्रपति बनने का मुझे सबसे बड़ा फायदा लगता है, कि ऐसा जिस राज्य में आप कह दोगे कि मुझे इस राज्य में क्या चाहिए, बंगला बना कर दो, तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे आपको बंगला बना कर देगी उस राज्य में। बड़ा फायदा लगता है मुझे। हालांकि राष्ट्रपति अपने आप में एक स्टेटस है भाई, बहुत, देश का सर्वोच्च सबसे बड़ा पद कौन सा है देश का, राष्ट्रपति। और दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है, उपराष्ट्रपति। ठीक, तो बताओ देश के भी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन आपका होमवर्क क्या है, कि वो किस राज्य से हैं, आदिवासी। पहली महिला मुख्यमंत्री है वो आदिवासी, पहली महिला मुख्यमंत्री प्रतिभा पाटिल। और पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री कौन है बताओ, द्रौपदी मुर्मू, है ना, दलित जाति से हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये किस राज्य से थे, बिहार से, है ना। बहुत पढ़े लिखे इंसान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इस विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है जिनको कितनी बार बनाया गया था, 2 बार, वरना इसके बाद सारे राष्ट्रपति कितनी बार बने, एक ही बार बने हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति जो है ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 52 में। किसमें लिखा है, आर्टिकल 52 में, ठीक है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बैकअप में एक व्यक्ति होता है, उनका नाम होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति। इनका जिक्र किसमें है, आर्टिकल 63 में। किसमें जिक्र है इनका, आर्टिकल, देखो बेसिकली आपके एग्जाम में हो सकता है आर्टिकल पढ़ा बता दे, पूछे ना पूछे, बट मैं आपको पूरी बता रहा हूं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति ने आप क्या बोलते हो, वाइस प्रेसिडेंट। ये किसमें लिखा है, आर्टिकल 63 में इनका जिक्र है, किनका, उपराष्ट्रपति का। मेरी बात क्लियर हो रही है आप सभी को। और जो उपराष्ट्रपति हैं आपके, बात समझ गए, उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव राष्ट्रपति की तरह ही होता है, बट उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा भाग लेती है और राज्यसभा भाग लेती है। ठीक, उपराष्ट्रपति का काम क्या है, कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तब उनकी जगह पर कौन संभालेगा उस पद को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संभालेगा। यानी कि जब राष्ट्रपति छुट्टी पर हो या किसी कारणवश अपने पद पर ना हो, तो इस दौरान इनके पद को कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर वो अपने पद पर हैं तो क्या उपराष्ट्रपति कुछ करेगा, नहीं भाई, क्योंकि जब वो अपने पद पर है तो उपराष्ट्रपति का खाली बैठे जाए, नहीं ना। तो हम इनको एक जिम्मेदारी दे देते हैं कि भैया आप एक काम करो, कि आप जाकर क्या करो, आप एक काम करो कि आप जाकर क्या कर लो, जो राज्यसभा है उसकी अध्यक्षता कर लो। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, आप बोलना उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। क्लियर है। अच्छा, यहां पर एक सवाल बनेगा
कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर से मतलब हट जाएंगे या वो किसी कारणवश छुट्टी पर हैं तो उपराष्ट्रपति जाकर इनके पद पर बैठ जाएंगे। तो यहां पर कौन थे? वो राज्यसभा के अध्यक्ष, तो राज्यसभा का पद खाली रहेगा। तो उस दौरान राज्यसभा के अध्यक्ष पे कौन, उस पद पे कौन बैठेगा? उपाध्यक्ष। क्या बैठेगा? उपाध्यक्ष। सारी व्यवस्था हमारे संविधान में, सबका बैकअप बना रखा है। ऐसे ही थोड़ी संविधान हमारा इतना खूबसूरत और बहुत महत्वपूर्ण, मजबूत, तटस्थ संविधान हमारा। और हमारा संविधान कैसा है? प्रासंगिक संविधान है ना? अपने आप को परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार ढालने वाला संविधान है संशोधन के माध्यम से। तो कह रहे राज्यसभा का पालन सभापति कौन होता है? तो बोलोगे उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो मैंने पढ़ाया था ना आपको, देखो अगर आप मेरी वीडियो देख के आओगे तो 200 बार बताया मैंने वहां पे। 1/3 कितने? 1/3 यानी कि 33% सदस्य, इनका चुनाव हर 2-2 साल में होता रहता है। देखो मैं एग्जांपल समझाता हूं। देखो जो राज्यसभा है ना वो क्या है? स्थायी सदन। कैसा सदन है हमारी राज्यसभा? स्थायी सदन है, यानी कि आप उसे भंग नहीं कर सकते। ठीक, तो भैया उसके मेंबर कैसे चुने जाते हैं, हटते हैं? तो यहां पर एक बात समझा, देखो हमारी राज्यसभा के अंदर जो स्थायी सदन है उसके जो मेंबर हैं उनके मेंबर का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। कितना कार्यकाल है उनके मेंबर का? कार्यकाल 6 वर्ष है। क्लियर है? 6 वर्ष किसका कार्यकाल है? एमपी का। किसके? एमपी का, राज्यसभा के। ठीक है, 6 वर्ष कार्यकाल है। अच्छा, जो राज्यसभा का चुनाव है, कि जो है राज्यसभा का चुनाव, वो हर 2-2 साल पे होता रहता है। क्या से होता रहता है? हर 2-2 साल पे। हर 2 साल पे 1/3 मेंबरों का क्या होता जाता है? चुनाव होता रहता है। जैसे मान लीजिए 10 मेंबर चुने उन्होंने, फिर 10 मेंबर 2 साल बाद चुन लिए, फिर 10 मेंबर 2 साल बाद चुन लिए, फिर 10 मेंबर अगली 2 साल बाद जब चुनेंगे तो ये जो 10 मेंबर है इनका 6 साल पूरा हो चुका होगा। देखो 2 2 4 2 6, तो ये हट जाएंगे, फिर इनकी जगह नए आ जाएंगे, फिर ये हट जाएंगे, नहीं तो ये, तो मतलब भंडारे की तरह लाइन चलती है इनकी। मैं जब चैप्टर में जाऊंगा ना, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वहां और डिटेल में समझ लेंगे हम इसको। अब यहाँ नहीं रखते क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय संसद में सरकार का प्रवक्ता कौन होता है? सरकार का प्रवक्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। भाई कौन होता है? प्रधानमंत्री। पूरी सरकार किस पे टिकी होती है? प्रधानमंत्री। इसीलिए क्वेश्चन पूछता भी आपसे कि केंद्र सरकार का धुरी कौन होता है? प्रधानमंत्री। सेतु कौन होता है? प्रधानमंत्री। पुल बोलते हैं इसे। ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद में मध्यस्थता की भूमिका और सेतु का काम कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा गारंटेड ये। ओके ले बात, तो सेतु काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। क्लियर है? यहां बात समझ आ गई। लोकसभा का, अच्छा यहां पर बताओ प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज चाहिए? होमवर्क है आप सभी का, बताना। क्लियर? मैं होमवर्क नहीं, बताओ, सोचो तब तक मैं करा दूंगा आगे क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा की गण पूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग निश्चित किया गया है? अभी मैंने पीछे क्वेश्चन कराया रिपीट वीडियो में, तो कितना किया गया? 1/10। 10 10%। कितना प्रतिशत? 10। पीछे पढ़ा हुआ आप देख के आना। ठीक, उसका आंसर बता दूं मैं आपको, क्या था उसका आंसर? बताओ कितनी एज चाहिए? 25 साल। कितनी उम्र चाहिए? 25 साल उम्र। ठीक है ना? क्या बनने के लिए? प्रधानमंत्री। ठीक, क्वेश्चन क्या रहा है? इसके पहले क्वेश्चन था कोई? हाँ, यहां तक करा दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। ठीक, देखते हैं। कह रहे हैं संसद द्वारा पास विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उसे डैश, मतलब कौन? देखो मैंने कहा कोई भी कानून, देखो कानून है, क्या है? कानून। कानून को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्ट, या फिर आप बोलते हो लॉ। देखो कोई भी लॉ तब तक लॉ या कानून नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन ना कर दे। लेकिन वो कानून बनने से पहले क्या होता है? विधेयक होता है। क्या होता है? विधेयक। अब जो विधेयक होता है, बात समझ गए, उससे पहले वो क्या होता है? बिल होता है। क्या होता है? बिल। यानी कि विधेयक मतलब बिल एक ही है, प्रारूप बोलते हो आप उसे। क्या बोलते हो? प्रारूप बोलते हो। नहीं समझे? प्रारूप ऐसे समझ लो, है ना? तो आप उसे प्रारूप बोलते हो। फिर वो विधेयक जब वो पेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? लोकसभा राज्यसभा के अंदर विधेयक। जब वो पास हो जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाएगा, और जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? कानून। ठीक है, तो किसी भी विधेयक को लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, और फिर राष्ट्रपति से क्या होना होता है? परमिशन। ठीक है, ऐसा नहीं है लोकसभा के अंदर पेश होगा राज्यसभा के अंदर, हो सकता है राज्यसभा से, फिर लोकसभा से, फिर राष्ट्रपति से। अब राष्ट्रपति के पास जब भी कोई कानून बनने के लिए विधेयक आता है तो या तो राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकते हैं? साइन कर सकते हैं। साइन कर दिया तो बन गया विधेयक, कानून बन गया। या तो वो उसे वापस लौटा देंगे। क्या कर देंगे? वापस लौटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वापस अगर उन्होंने लौटा दिया और वापस उसी प्रोसेस से आ गया तब उन्हें साइन करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि 1978 में जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई ने ये प्राप्त, सॉरी इंदिरा गांधी ने किया था ये,
है ना। 1976 में किया था इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन से कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार लौटा सकते हैं, दूसरी बार उसे आने पर साइन करना ही पड़ेगा। तीसरी कंडीशन होती है या तो राष्ट्रपति इस पे क्या लगा दे, वीटो। वीटो का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें वो उस विधेयक पर ना तो स्वीकृति देंगे ना उसको मना करेंगे और उसे लटकाए रखेंगे, है ना। कब तक, अनिश्चित काल तक, कोई टाइम उसका फिक्स नहीं है कि वो कब तक उसे लटकाए रख सकते हैं। तो यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता है आपके फर्स्ट टर्म के अंदर, है ना, कि वो कौन सा ऐसा विधेयक है जो आज तक राष्ट्रपति ने उसको अभी तक लटकाए रखा है, वीटो है उसके ऊपर, है ना। तो वो कौन से राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जेल सिंह। कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जी जो थे वो राष्ट्रपति देश के, और उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने एक विधेयक था, उसका नाम था डाक संशोधन विधेयक। क्या नाम था उसका, डाक संशोधन विधेयक। उस पर उन्होंने क्या लगा दिया था, वीटो, और वो आज तक है, आज तक वो पास नहीं हुआ। क्या लगा दिया था इस पे, वीटो। किस राष्ट्रपति ने लगाया था, ज्ञानी जेल सिंह ने। क्लियर है। तो कब तक कोई विधेयक कानून नहीं बनता, जब तक प्रधानमंत्री स्वीकार ना कर ले, नहीं भाई। सर्वोच्च न्यायालय वैध ना घोषित कर, नहीं भाई। राष्ट्रपति की स्वीकृति ना मिल जाए, क्या ना मिल जाए, राष्ट्रपति की स्वीकृति। कह रहे राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो लोकसभा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लोकसभा। 2 को कर सकता था, बट अब नहीं कर सकते ना, क्योंकि एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। हाँ, 12 लोग कहां नॉमिनेशन कर सकते हैं, वो राज्यसभा के अंदर। कहां कर सकते हैं, राज्यसभा के अंदर। और वो लोग कहां से होने चाहिए, बताओ। वो लोग साहित्य, कला, विज्ञान के, खेल के क्षेत्र से होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में, क्या बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में राष्ट्रपति, राज्य और सुनना, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का उल्लेख किया गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे देश में ऐसी समस्या, ऐसी कंडीशन आ जाए जिस कंडीशन में हमें अपने देश को रेगुलर और कानून या नॉर्मल तरीके से चलाना असंभव हो जाए, है ना। तो जैसे लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन मोदी जी ने क्यों लगाया, क्योंकि उस समय हमें कंट्रोल में रखना, हमें घर में रखना बहुत जरूरी था। उस टाइम हमारी स्वतंत्रताएं, अगर हमारे अधिकारों का हम यूज करते तो शायद हमारे देश में एक बड़ा संकट आ सकता, नहीं समझे। क्योंकि उस समय अगर हर कोई व्यक्ति बोलता मुझे तो घूमने का अधिकार है, तो बाहर घूमता तो उससे क्या होता, कोरोना उसको इन्फेक्टेड कर देता ना। तो इसीलिए उस टाइम पर लॉकडाउन लगाया गया, तो इसीलिए लगाया गया जनता सेफ रहे। तो देश में कभी ऐसा युद्ध हो जाए, कोई समस्या आ जाए, या कोई घटना हो जाए, या कोई देश में अलग स्थिति बन जाए, तो ऐसे समय में देश में क्या लगा जाता है, राष्ट्रपति शासन या आपातकाल, जिसे आप इमरजेंसी कहते हो। तो इसके 3 प्रावधान है इमरजेंसी के, जो हमारे संविधान के भाग 18 में, संविधान के किसमें, तो आप बोलोगे कि भैया संविधान के भाग 18 में, किसमें, संविधान के भाग 18 के अंदर क्या है, आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है, 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल लिखे हुए हैं। इसमें भाग 18 में, इसमें पहला आर्टिकल जो है वो 352 है। इसमें बोला गया है कि जब हमारा किसी देश के साथ क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, या फिर हमारे देश में आंतरिक गड़बड़ी हो जाए, आंतरिक युद्ध हो जाए, या आंतरिक समस्या फैल जाए, या आंतरिक हथियारों वाला सशस्त्र क्या हो जाए, विद्रोह हो जाए। क्या हो जाए, हथियारों वाला सशस्त्र विद्रोह। बात समझ गए, क्लियर है। मतलब लोग रोड पर आ जाए, सरकार के खिलाफ हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, समझ गए नहीं समझ गए, तो देश में क्या लग सकता है, आपातकाल लग सकता है। किस आर्टिकल से, 352। फिर दूसरा कौन सा है, 356। 356 में बोला गया है कि जब कोई राज्य सरकार ना चला पाए, संविधान का पालन करके सरकार ना चलाए, या उस राज्य में दिक्कत करे, तो ऐसे में उस राज्य में राष्ट्रपति क्या लगा सकते हैं, वहां की सीएम कोटा का राष्ट्रपति शासन, जब कोई राज्य इंडिसिप्लिन करने लग जाए। और तीसरा कौन सा आपातकाल है, 360 में वित्तीय आपातकाल, जब देश में वित्तीय संकट आ जाए, पैसों की समस्या आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय संकट में लगता है। कितने आपातकाल का जिक्र है हमारे संविधान में, आप बोलोगे, तो भैया आप बोलोगे भैया 3 प्रकार का जिक्र है। कौन कौन से आर्टिकल में, 352 में युद्ध के आधार पे, और देश में हथियारों वाले विद्रोह के आधार पे। 356 में राज्य में जब सरकार ठीक से नहीं चला पा रही है अपने राज्य को, या वो राज्य की सरकार तानाशाही हो जाए, या वो राज्य अपने देश से अलग होने की बात करने लगे, या राज्य में बहुत दिक्कतें आ जाए, तो वहां राज्य में लगा जा सकता है राष्ट्रपति शासन। और 360 में वित्तीय आपातकाल। आज तक ये आपातकाल नहीं लगा, ये लग चुका है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले आर्टिकल 356 का यूज किस राज्य में हुआ था, तो आप बोलना भैया इसका यूज हुआ था पंजाब में। किसमें हुआ था, पंजाब में। क्लियर है, समझ गए नहीं समझ गए। और सबसे ज्यादा बार यूज किसमें हुआ है, पंजाब और यूपी में, ठीक। और दिन के आधार पूछे तो वो जम्मू कश्मीर और मणिपुर हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, तो 352 जो है आर्टिकल 352, इसका यूज कब हुआ था, तो इसका यूज हुआ था 1971 में, 1962 में हुआ था। सबसे पहले हुआ था 1962 में चाइना वॉर में, 1971 में पाकिस्तान वॉर में, और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लगाया था इसको आंतरिक अशांति के आधार पे, ठीक है। 3 बार ये लग चुका है। तो आर्टिकल 352 कितनी बार लग चुका है, 3 बार।
और ये वाला 356 राज्यों में लगता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति। इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। और यहाँ पर राज्यपाल इसकी क्या करते हैं? इंक्वायरी देते हैं राष्ट्रपति को, उनकी सलाह पर लगता है ये, और राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल को पावर दे दी जाती है। तो कौन सा आर्टिकल होगा? 360। देखो उनने क्या पूछा है, ध्यान रखना, उसने आपातकाल नहीं पूछा, उसने पूछा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। तो देखो ये भी आपातकाल है, ये भी आपातकाल है, ये भी है, लेकिन राज्य वाला कौन सा होगा? 356 वाला होगा। ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, कई बच्चे उपयुक्त सभी मार्क आए तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, देखो अभी मैंने पीछे समझाया ना, बाहरी विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह के कारण कौन सा? 352। कौन सा होगा? 352। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वित्तीय आपातकाल 360, किसमें होगा? 360। देखो एक ही बार समझाया, 3 क्वेश्चन हो गए, नहीं हो गए? तो इसी तरह मैं आपको बस बता रहा हूं कि अगर आपका बेसिक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो भैया मैं कह रहा हूं पेपर धुआं हो जाएगा आपके आगे। तो रद्दी है, पर आप देखते सवाल मारोगे, इधर सवाल देखा नहीं, इधर आपने मारा नहीं। और इसी के साथ आपके ये 15 क्वेश्चन भी मैं पार्ट 2 में आपको ये वाले क्वेश्चन 15 करा दिया, और जो से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको वो पार्ट 1 में करा दिए। ठीक है, होप आप सभी को समझ आया होगा, और मैं नितिन आप विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, है ना। और लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को बहुत प्यार देना। जय हिंद।